सुप्रभात। हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले की जो कक्षा हिंदी व्याकरण की थी उसमें हमने समास की परिभाषा और उसके दो भेद हैं उनका अध्ययन किया था। विभक्ति रहित दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उसमें जरूरी है कि विभक्ति न हो। जैसे जो कारक है, कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, जो ये चिन्ह है, इन बिना चिन्ह के, जैसे हमारे पास विद्यालय शब्द है, विद्यालय में हमने दो शब्द लिए, विद्या और आलय, दो शब्द लिए हैं। तो यदि हम इसका विग्रह करेंगे अलग अलग, तब होगा विद्या का आलय। का को हमने लोप कर दिया और लिख दिया विद्यालय। तो समास का अर्थ होता है कि पास बैठाना। तो दो शब्द थे, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, नजदीक ले आए। तो विद्या का आलय था, उसको का को तो हमने हटा दिया और विद्यालय है उसको साथ ले लिया। विद्या का को हटाकर विद्या और आलय साथ लिया तो क्या बन गया, विद्यालय। तो उसी प्रकार से जो समास है तो उनमें क्या होगा, दो शब्दों में मेल को, तीन शब्द हैं वो हिंदी में बहुत ही कम मिलते हैं, कोई अपवाद ही होगा, ज्यादातर दो ही शब्द मिलते हैं। तो दो शब्द जब क्या करेंगे, आपस में नजदीक आएंगे और उनसे विभक्ति है वो दूर हो जाएगी, हट जाएगी, तब वो समास बनेगा। लेकिन जब हम उसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, विग्रह उसको अलग अलग करेंगे, तब हमें वह विभक्ति है उसको साथ लेना पड़ेगा। जैसे अभी बताया था विद्यालय, तो विद्या का आलय, जब विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे विद्या का आलय। इस प्रकार से हमने परिभाषा पढ़ी और जब दो शब्दों का मेल बना तो उसको हमने क्या कहा, समास या सामासिक पद। यह भी पूछा जा सकता है कि सामासिक पद किसे कहते हैं। तो जब दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना है, दोनों शब्दों का हमने मेल किया और जो नया शब्द हमारे पास बनकर आया उन शब्दों के मेल से जो बना है वही क्या है, सामासिक पद है। और उसी का ही क्या करेंगे, हम विग्रह करेंगे। यह परीक्षा में शब्द भी आ सकता है और किसी समास की परिभाषा भी आ सकती है। हमने देखा कि समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। हमने जो दो भेद थे उनका अध्ययन कर लिया था। एक तो था अव्ययीभाव समास, जिसमें हमने पढ़ा कि जिस समास में पहला पद तो अव्ययी होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। अर्थात हमें यह देखना जरूरी है कि पहले पद में अव्यय है क्या, अव्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है। और जब अव्यय या उपसर्ग इन दोनों में से कोई होगा तो उनसे जो शब्द बना है तो पहले पद में जरूरी होगा कि अव्यय हो और दूसरा तो संज्ञा ही होगा। जैसे हमने देखा कि यथाशक्ति, यथाशक्ति हमारे पास शब्द था और इस यथाशक्ति में हमने क्या देखा, यथा है यह अव्यय है। तो अव्यय क्या होता है, अव्यय वह शब्द होता है जो किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है। लिंग, वचन, कारक इनके अनुसार यदि हम बदलना चाहिए तो ये बदलता नहीं है। जैसे शक्ति है, इसका आप शक्तियां कर सकते हैं, इसको आप पर्यायवाची बना सकते हैं, लेकिन यथा है इसको हम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यथाशक्ति है यह कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। तो इस नाम से पता चल रहा है अव्यय और अव्ययीभाव समास। तो उपसर्ग भी हो सकता है, जैसे आज, आज हमारे पास उपसर्ग है और जन्म शब्द है या संज्ञा है, ये संज्ञा है और ये उपसर्ग है। तो पहला शब्द है या पहला पद है वह उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि दोनों पद एक जैसे होंगे, जैसे रातों रात। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों शब्द एक ही है, रातों रात, रात ही रात में। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा रात ही रात में। ये कहते रातों रात में चला गया, तो रातों रात, रात ही रात में चला गया। तो दोनों ही शब्द क्या है, एक जैसे हैं। दोनों शब्द यदि एक जैसे होंगे तो वह निश्चित रूप से अव्ययीभाव समास होगा। ये इस प्रकार से हो सकता है, पल पल, धीरे धीरे। तो दोनों शब्द यदि एक जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे चिन्ह ये लगा हुआ है, ये चिन्ह लगता है तब हम देखते हैं कि द्वंद्व समास होता है। लेकिन यहाँ द्वंद्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द एक जैसे हैं या दोनों पद एक जैसे हैं। दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे,
क्षण क्षण, इस प्रकार से जो शब्द होंगे वह निश्चित रूप से अव्ययभाव समास होगा। ये था हमारा अव्ययभाव समास। दूसरा हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद में विभक्ति का लोप होता है, जैसे हस्तलिखित। हस्तलिखित शब्द है जिसमें लिखित लिखा हुआ है और किस चीज से, हाथ से, तो दूसरा प्रधान था कि लिखा हुआ है, किस चीज से उसका लोप है, तो हस्त के द्वारा लिखित, हस्त से लिखित, तो के द्वारा का लोप हो गया। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो हमारे हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। ये तो हमने पढ़ लिए थे। अब हमारा तीसरा जो भेद है वह है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। अब इसमें देखिए, जिस समास में विशेषण विशेष्य का मेल होता है, एक तो होता है विशेषण अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण, और एक होता है विशेष्य। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता होता है वो हो गया विशेष्य। या कहें कि उपमेय और उपमान होता है। उपमेय उपमान ने लिख के साधारण सी परिभाषा है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य का मेल होता है, निश्चित है कि एक तो विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा, वह होगा कौन सा? कर्मधारय समास। अब इसकी परिभाषा लिखिए, जिस समास में विशेषण विशेष्य का मेल होता है, कहने का मतलब है हमारे पास दो पद है, एक विशेषण होगा और एक विशेष्य होगा। विशेषण एक विशेषता बता रहा है और दूसरा है कौन से शब्द की विशेषता बता रहा है। जैसे ये कहीं काला घोड़ा, घोड़ा है उसको कैसा होता है? काला होता है। तो काला है वो तो विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसा है, उसकी विशेषता बता दी वो काला है, और घोड़ा के क्या है? विशेष्य है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। यदि हम इसकी बड़ी परिभाषा करना चाहें तो वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक विशेष्य होता है वह उपमेय व उपमान भी होता है। पहला उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। तो इस प्रकार से हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। यह सरल परिभाषा थी। दूसरी लिखो, जिस समास में विशेषण व विशेष्य होता है या उपमान एक पद व एक पद उपमेय होता है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। बात वही है, विशेषण विशेषता बताएगा, विशेष्य किसकी विशेषता बता रहा है। उपमान जिससे उपमान दी जा रही है उसके समान बताया जा रहा है और एक में किसकी विशेषता बताई जा रही है। अब जैसे देखिए, जैसे पहले हम लिखेंगे इस तरह सामासिक पद, सामासिक पद, और उसके सामने लिखेंगे समास विग्रह, समास
विग्रह। अब देखिए सामासिक पद में हम पहला लेते हैं चंद्र मुख। विशेषता बताती है चंद्रमा के समान और मुख। तो अब इसका विग्रह करेंगे चंद्रमा के समान मुख। दूसरा था हमारे पास जैसे विग्रह था काला घोड़ा। काला घोड़ा जैसे ये कहते हैं कि लाल मिर्च काली मिर्च, तो पहले भी विशेषता बताई जा रही है। तो काला है जो घोड़ा, पहले क्या है घोड़े को काला बता दिया है और उनको कैसे चंद्रमा के समान बता दिया है। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक चीज की विशेषता बता रहे हैं और एक शब्द है जो विशेषता जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तीसरा देखिए पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, अब देखिए पुरुष है वो क्या है, उत्तम का है। पुरुषों में है जो उत्तम, उत्तम प्रमुख है, तो इस प्रकार से उसकी विशेषता बता दी है। चौथा महापुरुष। महान है जो पुरुष, महात्मा महान है तो आत्मा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, महात्मा महान है जो आत्मा। एक विशेषता बताई जा रही है और एक जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार से यह हुआ हमारा कर्मधारय समास। चौथा भेद जो है द्विगु समास लिख ले चाहे द्वंद्व। हम समास के जो भेद है उन्हें हम उल्टे सुल्टे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें परिभाषा और उदाहरण है वो ध्यान में होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं चौथा भेद द्विगु समास। इसमें पहला जो द्विगु में है जो ये अक्षर लिखा हुआ है द्वि का अर्थ है दो, तो इससे हमें पता चल रहा है कि संख्या आ रही है। तो इससे भी आभास लगाया जा सकता है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा क्या है, कोई समूह का बोध करवाता है, तो वह कौन सा होगा, द्विगु समास। तो जिस समास में सभी में पद लिखना है, सत नहीं लिखना है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची व दूसरा पद समूह का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में हमने परिभाषा तो लिख दी,
लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम दूसरा पद लिखेंगे उसके साथ समूह है या समाहार अवश्य लिखा जाता है। तो देखिए जब इसमें साथ लिखते हैं इस समास का विग्रह करते हैं तब दूसरे पद के साथ समूह या समाहार लिखा जाता है। ये इसलिए जरूरी है द्विगु समास में जब हम विग्रह करेंगे तो जो दूसरा पद आ रहा है हमारे पास सामने वाला उसके साथ हमें समूह या समाहार अवश्य लिखना है। अब जैसे देखिए जैसे सामासिक पद अर्थात जो हमने समास दो मिलाया है उन्हीं को ही क्या सामासिक पद कहते हैं। और आज हम क्या करें इसका समास का विग्रह, सीधा विग्रह भी लिख सकते हो या समास का विग्रह, सामासिक पद का विग्रह भी लिख सकते हो। अब देखिए त्रिभुवन, यहाँ क्या बन रहा है भुवन भवन महल, तो तीन जो महल है उनको मिलाया करके अपना त्रिभुवन, तो तीन भवनों का समूह है। हमने दूसरे पद के साथ तीन हमारे पास ये संख्या थी, भुवन भवन था, इसके साथ समूह ले लिया, समाहार ले सकते हैं। दूसरा चौराहा, चार राहों का, राहों या रास्तों का समाहार, इस प्रकार से हम समाहार भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तीसरा हम कोई भी संख्या लेते जाएंगे जैसे पंचवटी और 6 से षष्ठभुज, चार भुजाएं जो है तो वो महत्व का 6 भुजाओं का जो समूह है वो षष्ठभुज 4 भुजाओं का समूह है चतुर्भुज, तो इस प्रकार से हम संख्या हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक आया था द्विगु, इसमें भी समास है, कौन सा है, दो गायों का समूह है। जैसे क्रिकेट में कहते हो शतक 100 रन हो जाते हैं तब, तो 100 संख्याओं का समूह है। या ये लिखिए शताब्दी, शताब्दी, तो इसका होगा सत्य, सत्य अर्थात 100। अब दो होता है वर्षों का समूह है। शताब्दी किसे कहते हैं, जो 100 साल का समय होता है उसे कहते हैं शताब्दी। तो ये हो गया हमारे पास शताब्दी। अष्टाध्यायी, ये देखिए अष्ट 8, तो पहले आप इसे संस्कृत का है तो इसमें लिखते 8, समझ में आ रहा है इसलिए अष्ट भी लिख सकते हैं। अष्ट अध्यायों, अध्यायों मतलब जो पाठ है का समाहार, लेकिन निश्चित है कि इस समास में पहला पद संख्या होगा और जब संख्या होगी तो जरूरी है 2 या 2 से ज्यादा
ज्यादा होते ही वह क्या हो गई, वह समूह का बोध करवाने लगी। इस प्रकार से हमारे 4 समास के भेद हो गए हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा था तत्पुरुष समास, तीसरा था कर्मधारय समास, चौथा था द्विगु समास। तो कर्मधारय में एक विशेषता बताएगा और एक जिस शब्द की विशेषता बता रहा है। द्विगु में निश्चित रूप से संख्या होगी, संख्या हमारे पास बहुब्री में भी रहेगी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। जैसे त्रिभुवन, यहाँ पे हमारे पास आ सकता है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र 3 आंखें किसकी हैं? तो भवन तो कहीं भी हो सकते हैं 3 भवन, लेकिन 3 आंखें सिर्फ शिव जी के हैं, इसलिए उसका विशेष अर्थ निकलेगा, तब वो हुआ बहुब्री समास। आगे काम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। 2 दिन अच्छी तरह चला चाहिए तो